इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक क्यूब जिसका साइड लेंथ a है और इसके कॉर्नर पर एक क्यूब कैपिटल क्यू चार्ज लोकेटेड है। अब हमने निकालना है इसमें फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज। ओके, तो इसको अप्रोच करने का तरीका ये रहता है कि हम अज्यूम कर लेंगे इट इज़ सिचुएटेड एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ क्यूब। तो हम क्या कर लेंगे, इसके एडजेसेंट एक और क्यूब बना लेते हैं और एक इसके ऊपर एक क्यूब बनाएंगे और एक एडजेसेंट के क्यूब के और ऊपर बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि अगर ऐसे सेम मैं यहाँ पर एक क्यूब यहाँ पर और एक क्यूब इसके साइड में, यानी कि ऐसे अगर मैं साइड बाई साइड, यानी कि ये क्यूब है इसके साइड में दो क्यूब, ठीक है ना, यहाँ पर एक क्यूब ये हो गया, एक क्यूब इसके आगे रखेंगे, एक क्यूब यहाँ पर साइड में रखेंगे, एक क्यूब यहाँ पर रखेंगे। तो ये 1 2 3 4 चार क्यूब नीचे हो गए और चार क्यूब ऐसे ऊपर रखेंगे, तो ये टोटल हमारा चार्ज कवर हो जाएगा। चार्ज कवर हो जाएगा और इट विल बी लोकेटेड एट द सेंटर। तो टोटल हमें इस चार्ज को कवर करने के लिए 8 क्यूब होंगे। फिर दोबारा से देखो, एक क्यूब ये होगा, एक क्यूब जस्ट इसके साइड में, एक क्यूब फ्रंट में और एक क्यूब यहां पर फ्रंट के साइड में। तो आपके 4 क्यूब हो गए। जैसे कि आप इसको देख सकते हो 1, आप देख सकते हो 1 और यहां पर दूसरा यहां बनाया, इसके आगे तीसरा होगा और ये चौथा होगा। अब इन चारों के ऊपर चार और रहेंगे, जैसे इसको मैं 5 नाम दे सकता हूं, इसके ऊपर 6 और इसके ऊपर 7 और 4 के ऊपर 8, यानी कि हमें 8 क्यूब मिलेंगे। तो 8 क्यूब से ये टोटल कवर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 8 टाइम्स फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब, तो टोटल हमें फ्लक्स मिल जाएगा, दैट वुड बी क्यू एनक्लोज्ड, तो टोटल चार्ज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हमें 1 क्यूब के थ्रू फ्लक्स निकल जाता है। तो ये इसमें ट्रिक रहती है इसको सॉल्व करने की। अब बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं गॉस लॉ पर बेस्ड। क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय ई नॉट एक्स स्क्वायर आई कैप थ्रू द क्यूब शोन इन फिगर। फिगर में जो दिया हुआ है आपको क्यूब, इसके थ्रू हमने फ्लक्स निकालना है। बी पार्ट क्वेश्चन का है हेंस और अदरवाइज फाइंड द चार्ज इनसाइड द क्यूब। इस क्यूब के इनसाइड कितना चार्ज। क्वेश्चन को इनिशियली अगर देखें तो काफी डिफिकल्ट लगता है, बट इस क्वेश्चन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है ई नॉट एक्स स्क्वायर इंटू आई कैप, गॉस लॉ के थ्रू हम देखें तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आई कैप के है। अब ये क्यूब के सरफेसेस देखो इधर है, एक नीचे है, एक सो दो सरफेस हमें दिख रहे हैं जिनका एरिया वेक्टर आई कैप के अलोंग है। बाकी देखो ये वाई में होगा, नीचे वाला भी वाई में होगा, ये फ्रंट वाला जेड में होगा और बैक साइड वाला भी जेड में होगा। सो दो फेस आपके वाई में होंगे और दो फेस का एरिया वेक्टर जेड में होगा। ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे आई कैप से, यानी कि एक्स एक्सिस से दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इनके थ्रू कोई फ्लक्स नहीं आएगा। देखो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये है, एरिया वेक्टर ये है, परपेंडिकुलर है, जीरो फ्लक्स। नीचे वाला भी ऐसे ही, एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जेड एक्सिस में फ्रंट फेस ये एरिया वेक्टर हो गया और ई वेक्टर ये हो गया, ये भी परपेंडिकुलर। बैक साइड का ये वाला जो फेस देखेंगे आप बैक साइड का, उसका एरिया वेक्टर भी बाहर की साइड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, विच विल बी परपेंडिकुलर। तो हमारे सिर्फ दो फेस बचते हैं, ये वाला और ये वाला। अब यहां पर आप एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट देखेंगे, ये ओरिजिन से 2a डिस्टेंस पर है और इसकी लेंथ a है, तो ये 3a पर होगा। तो यानी कि यहां पर x की वैल्यू 2a है और यहां पर x की वैल्यू 3a है। अब यह बैक साइड वाले, आप बैक साइड वाले पोर्शन के थ्रू अगर फ्लक्स निकालेंगे तो इसका एरिया वेक्टर बैकवर्ड होगा, क्योंकि आउटसाइड बोला था मैंने, क्लोज सरफेस के लिए ऑलवेज आउटवर्ड होता है। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और यहां पर इलेक्ट्रिक,
तो आप देख सकते हैं यहां पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा, यहां पर 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो मैं अगर इसको सरफेस 1 बोलता हूं और इसको सरफेस 2 बोलता हूं, तो हमें टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम बोल सकते हैं फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 2। सरफेस 1 के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, ई नॉट एक्स स्क्वायर इंटू आई कैप, और एरिया को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू माइनस आई कैप, सॉरी ए स्क्वायर इंटू माइनस आई कैप। अब x की वैल्यू आप यहां पर देख सकते हैं, सरफेस 1 पर x की वैल्यू है 2a, तो ये हो जाएगा ई नॉट इंटू 2a का होल स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, आई और माइनस आई का डॉट करोगे तो -1, तो ये माइनस ई नॉट 4a की पावर 4 आ जाएगा। अब सरफेस 2 के थ्रू अगर हम देखेंगे तो सरफेस 2 पर आप देखेंगे यहां पर x की वैल्यू 3a होगी, तो हम यहां बोल सकते हैं ई नॉट 3a होल स्क्वायर इंटू आई कैप, और यहां पर एरिया वेक्टर आपका ए स्क्वायर इंटू आई कैप हो जाएगा। तो टोटल आपका फ्लक्स होगा ई नॉट इंटू 9a टू द पावर 4, तो ये आपका phi 2 हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो टोटल फ्लक्स दोनों को ऐड करोगे, दिस इज 9 एंड दिस इज -4, यू विल गेट 5e नॉट a टू द पावर 4। अब इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, बी पार्ट में टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, टोटल चार्ज एनक्लोज को निकालने के लिए हम टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू टोटल एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम कह सकते हैं टोटल एनक्लोज्ड चार्ज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फ्लक्स। तो यहां पर हम टोटल चार्ज को लिख सकते हैं phi इक्वल्स टू टोटल एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और टोटल एनक्लोज चार्ज को बोल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू phi। तो अपने पास एनक्लोज चार्ज कितना आ जाएगा, एनक्लोज्ड चार्ज या चार्ज इनसाइड द क्यूब विल बी एप्सिलॉन नॉट इंटू फ्लक्स, और जो कि फ्लक्स की वैल्यू है 5e नॉट इंटू a टू द पावर 4। तो ये अपने पास टोटल आ गया है 2e नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू a टू द पावर 4। दिस इज चार्ज इनसाइड q इनसाइड द क्यूब, इनसाइड द क्यूब। तो इस तरीके से हम चार्ज भी निकाल सकते हैं और फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। आगे हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म चार्ज शीट। इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज शीट मानते हैं इसको, लॉन्ग चार्ज शीट है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, जिसका चार्ज डेंसिटी हम सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा क्या है यहां पर, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी भी इसको बोल देते हैं कई बार, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा गॉस लॉ हमें कैसे हेल्प करता है। इसके लिए गॉसियन सरफेस हम कैसा मानेंगे, इसमें ऐसा सिलेंडर मानेंगे, यहां पर ये इसका फेस हो गया, ये सरफेस हो गया, ठीक है। इसमें भी हम सिमेट्री से बोलेंगे कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द शीट। तो कर्व सरफेस के लिए हमारा एरिया वेक्टर इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ये एरिया वेक्टर हो जाएगा, दिस इज एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स के लिए हम बोल सकते हैं E डॉट डी ए, ठीक है ना, प्लस E डॉट डी ए, ठीक है। ये कर्व्ड सरफेस वाला आ गया, कर्व्ड सरफेस, और ये प्लेन सरफेस,
अब आप देखेंगे कि E डॉट डी ए कर्व सरफेस पे तो हमारा 0 हो गया क्योंकि बोथ आर परपेंडिकुलर। तो हमारा जो फ्लक्स आएगा वो सिर्फ इस पोर्शन की वजह से आएगा, प्लेन सरफेस E डॉट डी ए। दोनों का यहां पर एरिया वेक्टर को आप देखेंगे इट विल बी डायरेक्टेड अवे क्योंकि हमारा क्लोज सरफेस है। तो दोनों पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे, cos 0 हो जाएंगे। तो E डॉट डी ए इक्वल्स टू ई डी ए cos 0 की वैल्यू 1 ई डी ए। और गॉस लॉ क्या बोलता है कि भाई टोटल फ्लक्स होता है चार्ज एनक्लोज्ड। अब ये चार्ज कितना होगा बच्चों, ये एक सिलेंडर हमने कंसीडर किया, ये शीट है, तो हम इसके चार्ज को हम लिख सकते हैं, क्यू को हम लिख सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू ए इंटू एरिया। तो हम टोटल इसको लिख देंगे क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो हम E डॉट डी ए को लिख सकते हैं E डॉट डी ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू को हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन। अब बच्चों आप देखेंगे कि सिग्मा इंटू ए इधर आएगा और सिग्मा इंटू ए इधर आएगा, तो टोटल यहां पर एरिया और यहां पर एरिया कितना होगा, ये होता है पाई आर स्क्वायर और ये भी एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो दो जगह फ्लक्स आ रहा है, तो E इंटू टोटल एरिया, E इंटू मैं 2 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो आप। अब ऐसा क्यों लिखा है आपने भाई, E हमने यहां पर सिमेट्री लिया है, जितना दूर यहां से है ये है उतना ही दूर यहां है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा, दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल माना है और दोनों का एरिया भी इक्वल लिया है, तो आपने E इंटू 2 पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं। RHS का जो टर्म है वो EA, और A को अगेन आप क्या लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर। बच्चों क्यों होगा, आप ये देखेंगे कि ये एरिया क्या होगा, जिस एरिया को ये कट करेगा डिस्क से, वो सॉरी शीट से, वो भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये सिलेंडर है, सिलेंडर का जो अंदर वाला एरिया होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। अब आप देखेंगे कि यहां से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने को मिल जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, विच इज अ कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। ये भी है इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम शीट, फ्रॉम चार्ज, शीट से डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है, विच इज अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में बच्चों हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दी चार्ज स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल को हम क्या बोलते हैं, थिन हॉलो हेमिस्फीयर को हम स्फेरिकल शेल के नाम से भी जानते हैं। चैप्टर में जब हम थिन हॉलो हेमिस्फीयर को हम स्फेरिकल शेल बोलेंगे, यानी कि आपको थिन हॉलो हेमिस्फीयर समझना है। तो इलेक्ट्रोस्टैट के चैप्टर में कई बार ये शेल करके ये वर्ड यूज होगा, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो आप ये ध्यान रखें शेल का मतलब होता है थिन, यानी कि उसकी थिकनेस बहुत कम है, हॉलो हेमिस्फीयर होएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसके गॉस लॉ की एप्लीकेशन से देखते हैं कि यानी कि हम इस पर अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसके ऊपर कुछ क्यू चार्ज है, दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज हमारा शेल है। तो अब इसमें हमें आउटसाइड पॉइंट पर देखना है, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस लेंगे। जब भी गॉस लॉ को हम अप्लाई करते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वील सेलेक्ट अ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के बारे में बच्चों में हम बात कर चुके हैं, कैसा होता है, इमेजिनरी सरफेस होता है। अब गॉसियन सरफेस हम कहां लेंगे, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करिए, आउटसाइड दी स्फेरिकल शेल। आउटसाइड दी स्फेरिकल शेल आप कुछ ऐसा अज्यूम कर लोगे, तो ये शेल बन गया और इसका सेंटर भी हम इस पर लेंगे। सो हमने कोई भी पॉइंट इस शेल पर अज्यूम कर लिया एट ए डिस्टेंस r। तो
तो बच्चों बाइसिमेट्री हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, तो इस शेल के सरफेस पर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। और अगर हम इसके थ्रू फ्लक्स निकालें, तो बच्चों हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये गॉसियन सरफेस एक क्लोज शेल होगा, तो इसका एरिया वेक्टर भी कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो अब हम फ्लक्स के एप्लीकेशन, गॉस लॉ हमें क्या स्टेट करता है कि फ्लक्स इनसाइड ए क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड, जो भी चार्ज उस सरफेस के अंदर है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स को देखो, एलएचएस को हम क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी ए का इंटीग्रल, ई डॉट डी ए का सरफेस इंटीग्रल। अब आरएचएस देखो बच्चों, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ये टोटल चार्ज इस सरफेस के अंदर होगा, तो हम आरएचएस को हम लिख सकते हैं क्यू ओवर एप्सिलॉन। हमारे पास आरएचएस आ गया। अब एलएचएस की हेल्प से हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल हैं, तो यू विल गेट ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा, ई डी ए हो जाएगा, और ये क्या होगा, cos 0 होगा, दोनों के बीच में बोथ आर पैरेलल। हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि E वेक्टर इज पैरेलल टू A वेक्टर। सो और अदर वर्ड में और आप क्या कह सकते हो कि एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड A वेक्टर इज 0 डिग्री, तो cos 0 1 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रल करेंगे। ओके, सो RHS आपके पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ चुका है। आगे देखते हैं। अब E डॉट डी ए हमने E ले लिया। अब हमने बोला है कि इस थ्रू आउट दिस सरफेस, एट द एवरी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि एवरी पॉइंट इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द शेल। इस शेल के रेफरेंस से सारे पॉइंट कैसे हैं, सिमेट्रिक हैं, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हम तो क्या बोल लेंगे इसको, ई डी ए, ठीक है, इंटीग्रल सरफेस। अब ये कांस्टेंट होगा तो इसको बाहर निकाल लेंगे, आरएचएस हमारा क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब इसको ई कांस्टेंट है तो हम इसको इंटीग्रेट से बाहर निकालेंगे, ये डी होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब बच्चों एरिया को आप सरफेस, मतलब पूरे सरफेस का एरिया इंटीग्रेट करने का मतलब होता है कि आप इसके पूरे से एरिया का सम कर रहे हैं, तो यानी कि टोटल एरिया निकाल रहे हो। तो आपको पता है, क्या पता है कि आपको हॉलो स्फीयर का एरिया क्या आता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपका ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि E की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों आप देख सकते हो कि इसको रीअरेंज करके हम के क्यू बाई आर स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है एट एनी पॉइंट आउटसाइड दी थिन शेल, विच इज इक्विवेलेंट टू, ये कैसा है, जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड एट दी, यानी कि अगर एक पॉइंट चार्ज को इसके सेंटर पर रख दें तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही आएगा। दिस इज इक्विवेलेंट टू अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल। तो ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं बच्चों। सो इससे पहले हमने टॉपिक में देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दी चार्ज स्फेरिकल शेल, यानी कि हमने ये चार्ज स्फेरिकल शेल के बाहर वाले किसी भी पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, तो उसकी वैल्यू हमें के क्यू बाई आर स्क्वायर मिल गई थी, जो कि बिल्कुल इक्विवेलेंट है पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल। यानी कि इसकी जगह हम पूरा उस एक चार्ज को, क्यू चार्ज को यहाँ पर रख दें, तो इससे आर डिस्टेंस पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो ये दोनों इक्विवेलेंट आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास शेल है और इसके कोई इनसाइड पॉइंट है, यानी कि लेट से हमने यहाँ पर मान लिया दिस पॉइंट इज पॉइंट पी, और ये इसके सेंटर से कुछ आर डिस्टेंस पर। तो अब हमारा टारगेट है यहाँ पर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो
उसके लिए हम अप्रोच करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, यानी कि इसमें भी हम गॉस लॉ अपनाएंगे, बिकॉज हेयर वी कैन सी द सिमेट्री, यहाँ पर सब कुछ सिमेट्रिक है, यानी कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हम यहाँ पर पी पॉइंट पर बोलूं तो, और यहाँ पर एक शेल कंसीडर करें अंदर, आर रेडियस का एक अंदर शेल कंसीडर करें, सो बाय सिमेट्री आप कह सकते हो कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, क्योंकि सारे पॉइंट ये आइडेंटिकल है। सारे पॉइंट आइडेंटिकल है तो सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होना चाहिए। अब इसको निकालने के लिए क्या तरीका होगा? अगेन हमने क्या बोला था, एक गॉसियन सरफेस हम मान लेंगे। यहां पर एक शेल हमारा एक शेल रहेगा ऑफ रेडियस आर एज गॉसियन सरफेस। गॉसियन आपने एक सरफेस अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब इस गॉसियन सरफेस, हमारा गॉस लॉ क्या बोलता है कि E डॉट डी ए का इंटीग्रल, टोटल इंटीग्रल ओवर द सरफेस इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब LHS को बोलते हैं, आप देखो ये हमारा गॉसियन सरफेस है, ये क्लोज सरफेस होगा, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे आएगा? ऐसे करके एरिया वेक्टर आएगा। अब ऐसे एरिया वेक्टर आ गया है तो, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ ऐसे ही, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर हम देखें कि सब जगह सिमेट्रिक होगा, तो रेडियल एक ऐसी डायरेक्शन बचती है कि जो सबके लिए पॉसिबल है। भाई हम ऐसे तो बोल सकते नहीं है टेंजेंशियल होगा हर पॉइंट पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप तो बनाता नहीं है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर होगा तो रेडियल होगा भाई, क्योंकि एक सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्री से हमें रेडियल। तो हम E डॉट डी ए में यहाँ पर दोनों में एंगल क्या हो जाएगा कि आपका जो एरिया है वो भी आउटवर्ड आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड आ रहा है, तो E डॉट डी ए में जो एंगल है cos 0 हो जाएगा, E डॉट डी ए cos 0। इंटीग्रेट करेंगे, LHS को ही देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम आगे क्या करेंगे? आगे E कांस्टेंट है, सबका मैग्नीट्यूड मैंने आपको पहले ही बताया है कि हर पॉइंट पर इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए बिकॉज ऑफ द सिमेट्री। cos 0 1 होगा और ये कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर निकाल लें, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एनक्लोज्ड चार्ज है हमारा। एनक्लोज्ड चार्ज क्या होता है कि जो हमारा गॉसियन सरफेस है इसके अंदर जितना भी चार्ज एनक्लोज्ड है। तो अब आप इसको देख सकते हैं कि इट इज E, और इसको आप 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, बट RHS में आप देखोगे कि एनक्लोज चार्ज 0 है। अब एनक्लोज चार्ज 0 है, अब ये देखिए 4 पाई आर स्क्वायर तो 0 हो नहीं सकता। RHS 0 है, LHS में क्या चीज है जो 0 होगी? क्योंकि LHS इक्वल टू RHS गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, ये आपका गॉस लॉ है। सो LHS इक्वल टू RHS करोगे तो आपको यहां से देयर इज ओनली पॉसिबिलिटी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। तो आप इसको डिड्यूस कर सकते हो। डिड्यूस क्या कर सकते हो कि अगर शेल है, थिन शेल, थिन चार्ज शेल, सो उसका पहला हमने आउटसाइड पॉइंट देखा था। आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लिख देते हैं, दैट इज K and Q is the net charge and R is the distance, where R equals to distance of point from the center of charged sphere। चार्ज स्फीयर के सेंटर से है, पहली बात कर चुके। इसके ऊपर थोड़ा सा हम जस्ट रिपीट कर लेते हैं, भाई ये R डिस्टेंस हो गया, ये पॉइंट P है, दिस इज R डिस्टेंस, दिस इज आउटसाइड, एंड टोटल चार्ज ऑन द
स्फीयर, यहाँ पर टोटल चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके शेल पर, हॉलो स्फीयर है, ठीक है। अब दूसरा आता है इसके बाद इनसाइड पॉइंट, सेकंड इज इनसाइड पॉइंट। तो बच्चों इस रिजल्ट को आप जरूर याद रखना कि ये हमारा आया था, ठीक है। सेकंड है इनसाइड पॉइंट। अभी हमने इसके लिए डेरिवेशन किया है गॉस लॉ के से। अब उसमें क्या होता है कि दिस इज आर, ये हमारा क्या है, चार्ज है, पूरा टोटल चार्ज Q, और इसके अंदर हमने एक पॉइंट अज्यूम करना है, लेट से ये वाला आपका कुछ P प्राइम पॉइंट होगा। अब P प्राइम पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P प्राइम पॉइंट, तो ये कितना कैलकुलेट करके आ रहा है, 0। तो कोई भी इनसाइड पॉइंट होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, आउटसाइड पर हमने KQ/R² निकाला। अब बच्चों दोनों को 1/1 मैं ड्रॉ करता हूं एक ही ग्राफ में, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R, एंड दिस इज R क्या होगा यहां पर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब अगर इसको हम ड्रॉ करें, ग्राफ में ड्रॉ करें, तो पहले एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सिस में हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर हम डिस्टेंस रखेंगे, एक्स एक्सिस पर हम डिस्टेंस रखेंगे और वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये आपका आर डिस्टेंस होगा। तो बच्चों आप देख सकते हो कि व्हेन आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, आर इक्वल्स टू आर, कैपिटल आर क्या है यहां पर, कैपिटल आर है रेडियस ऑफ शेल, शेल का जो रेडियस है। तो यहां से कोई भी पॉइंट अगर बाहर होगा तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो KQ/R² आ रहा है, और अंदर वाला पॉइंट है उसके 0 है। तो आप 0 से लेके R तक तो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाओगे, और जैसे R इक्वल्स टू R आता है तो यहां से आउटसाइड पॉइंट पर ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता है बच्चों, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, KQ/R²। 1/R² के इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/R², मतलब डिक्रीज होते होते इंफिनिटी के पे 0 पहुंच जाएगा, ये ऐसा करके ग्राफ आएगा, डिक्रीज होएगा। और आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन कहां है, R इक्वल्स टू 0 से, यानी कि R हमारा, आप इसको देख रहे हो ये 0, R इक्वल्स टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा। आप अगर इसको बनाना चाहो तो ऐसे करके भी देख सकते हो, ये शेल है हमारा, ये शेल है, 0 से R तक 0 रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और R के बाद ऐसे करके जाएगा, आप ऐसे देख सकते हो, 0 मतलब सेंटर ऑफ द शेल। तो ये ग्राफ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे नीट हो चाहे जेई हो, नीट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ग्राफ डायरेक्ट आपको ऑप्शंस में क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नीट वाले बच्चों को डेरिवेशन याद हो ना हो, लेकिन ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए इनसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट ऑफ शेल। इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें नेक्स्ट हमारा रहेगा, अभी हमने शेल पढ़ा, तो सेकंड पॉइंट में हमारा क्या रहेगा, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर को अगर हमने चार्ज देते हैं, अभी बच्चों मैं आपको बोल रहा हूं नॉन कंडक्टिंग, बाद में हम डिफरेंशिएट करेंगे कि कंडक्टिंग में और नॉन कंडक्टिंग में कैसे वेरी करता है। जैसे सॉलिड स्फीयर ले लिया, अब सॉलिड स्फीयर में क्या होता है कि चार्ज आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा थ्रू आउट द वॉल्यूम, मतलब सारे वॉल्यूम पर ऐसे एम्बेडेड होगा चार्ज। आप ऐसे, अभी पहले हमने क्या किया था कि सारे चार्ज को बस सरफेस पर बना लिया था, लेकिन इस बार सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम, मतलब जहां जहां मटेरियल है वो सारा चार्ज से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप ये रख दो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसका जो रेडियस है वो रेडियस हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर, और टोटल चार्ज इसके ऊपर मान लेते हैं कैपिटल Q, ठीक। अब इसमें दो सिचुएशन बनेंगी, पहली एक सिचुएशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड
outside the charged sphere। अगर मैं स्फीयर बोल रहा हूं तो आप बाय डिफॉल्ट मानना कि सॉलिड स्फीयर है। अगर हॉलो स्फीयर बोलना होता है तो उसमें स्पेसिफाई करना होता है कि बच्चे शेल है, हॉलो स्फीयर है, या हॉलो स्फीयर का कोई ऐसे भी हो सकता है कि भाई इतना हॉलो हो बाकी में ये मटेरियल हो कुछ। तो उसमें अगर कोई सिंपली आपसे स्फीयर बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैट के रेफरेंस में, तो आप मान के चलोगे कि ये सॉलिड स्फीयर है, क्योंकि हॉलो स्फीयर के लिए हमेशा आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो बच्चों इसमें हमारा जो प्रोसीड करने का तरीका रहेगा वो बिल्कुल इक्विवेलेंट रहेगा जैसे हमने हॉलो के लिए किया है। तो हम क्या करेंगे कि कोई भी पॉइंट, एक पॉइंट मान लेंगे आउटसाइड पॉइंट पर, ये आर मान लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, फिर वही तरीका, हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे यहां पर, ये आर रेडियस की, ठीक है बच्चों। फिर हम यहां पर करेंगे कि एवरी पॉइंट इन दिस ऑन द सरफेस, एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस इज आइडेंटिकल, सो दे ऑल, मतलब सब एक जैसे ही हैं, सारे पॉइंट एक जैसे हैं कि नहीं भाई, इसके रेस्पेक्ट में, इस सेंटर के रेस्पेक्ट में, ये पॉइंट और ये पॉइंट में कोई अंतर नहीं है, ये भी सेंटर से इतनी दूर है, ये भी सेंटर से इतनी दूर है, ये पॉइंट और ये पॉइंट एकदम एक दूसरे के आइडेंटिकल है। तो सब पॉइंट्स पे बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, सब पॉइंट पे बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। दूसरा, जब हम कहेंगे ई डॉट डी ए का सरफेस इंटीग्रल कितना होना चाहिए, चार्ज एनक्लोज्ड यानी कि क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। बिल्कुल सेम तरीका जैसे हमने अपनाया था, हम कहेंगे ई और डी ए दोनों, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियल आउटवर्ड है और डी ए वेक्टर भी रेडियल आउटवर्ड है। ये हम पहले बता चुके हैं कि डी ए वेक्टर कैसे लेना होता है अगर क्लोज सरफेस है, इसे पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं जहां सॉलिड एंगल की बात करी थी, ठीक है। सो आप क्या करेंगे इसमें, ई डॉट डी ए को देखो, हमने बोला कि सारे पॉइंट्स पे आइडेंटिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि ई डॉट डी ए को हम लिख देंगे ई डी ए कॉस जीरो, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल जीरो होगा, और ये होएगा क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये कॉस जीरो का वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, 1। तो फिर हम ई डॉट डी ए, हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो इसका मैग्नीट्यूड हमने बाहर निकाल लिया। जब बच्चों डॉट प्रोडक्ट में को हम ऐसे लिखते हैं, तो यहां देखो ये दोनों डॉट प्रोडक्ट जब था ये वेक्टर थे, जब हमने डॉट प्रोडक्ट को ऐसे लिख दिया तो ये क्या बन गया, ये स्केलर बन गए। स्केलर बन गए मतलब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के साइन से ना बच्चों बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन से साइन से बाहर आ जाएगा, तो ये क्यू एनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। अब बच्चों हमें पूरे इस एरिया को इंटीग्रेट करना है, तो पहले आप कर चुके हो, हम इसको लिख देंगे E इंटू 4πr²। और टोटल चार्ज एनक्लोज कितना है, जितना भी स्फीयर के ऊपर चार्ज है वो सारा एनक्लोज चार्ज। तो आप देखोगे बच्चों यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू r², यानी कि बिल्कुल आइडेंटिकल रिजल्ट आया है जो हमारा एक शेल के लिए आया था। इसको आप के क्यू बाई r² भी लिख सकते हो, जहां पर के की बच्चों वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट को आप, है ना, जस्ट मतलब ये देखो आप ना, चाहे पॉइंट चार्ज है या फिर आपका शेल है, या कि आउटसाइड दी शेल, आउटसाइड दी शेल, चार शेल की बात कर रहा हूं, और हॉलो स्फीयर, आउटसाइड दी स्फीयर है, तीनों के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो उसका एक्सप्रेशन ये आ जाता है के क्यू बाई r², ठीक है। तो इसका हम आगे ग्राफ भी देखेंगे। चार्ज स्फीयर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हम निकाल चुके हैं, सॉरी आउटसाइड हम निकाल चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इनसाइड पॉइंट होगा तो चार्ज स्फीयर की वजह से इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। लेट्स से आप इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई p पॉइंट हमने अज्यूम कर लिया,
इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इनसाइड पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो अगेन वी विल यूज द गॉस लॉ। यहाँ पर एक ना हम गॉसियन सरफेस मानेंगे जो कि एक स्फीयर की तरह होगी, यानी कि ये हमने डिस्टेंस कितना लिया हुआ है, आर डिस्टेंस लिया हुआ है। ठीक है, ये आपका पी पॉइंट हो गया। तो पूरा गॉसियन सरफेस, ये हमने गॉसियन सरफेस लिया, गॉसियन सरफेस। गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए गॉसियन सरफेस आपको पता होना चाहिए कैसा लिया। गॉसियन सरफेस हमारा कैसा हो गया, स्फीयर, स्फीयर ऑफ रेडियस आर, आर रेडियस का हमारा गॉसियन सरफेस रह गया। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे कि भाई ई डॉट डी ए LHS में हम यही करेंगे गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। ये वेक्टर है, सरफेस इंटीग्रल करेंगे और राइट साइड में हम क्या करेंगे, क्यू एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड कितना चार्ज एनक्लोज्ड है हमारे गॉसियन सरफेस में, कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, यानी कि हमने ये तो यहाँ इसके थ्रू हमने फ्लक्स निकालना है, ये बताता है। तो यहाँ पर अगेन हम कहेंगे कि एवरी पॉइंट ऑन दिस गॉसियन सरफेस इज आइडेंटिकल, सारे पॉइंट इस गॉसियन सरफेस पर आइडेंटिकल है। फिर मैंने अभी बात कर चुके हैं हम कि इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर भी आपका रेडियल वेक्टर होगा। सो बिल्कुल सेम प्रोसेस, हम यहाँ पर ई डॉट डी ए को ई डी ए कॉस जीरो लिख देंगे। कॉस जीरो की वैल्यू बच्चों 1 होती है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ई डी ए मिल जाएगा। और हम कहेंगे कि सारे पॉइंट्स पर आइडेंटिकल है और अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर इक्वल होगा, तो हम इसको इंटीग्रेशन साइन से जो भी चीज कांस्टेंट होती है उसको बाहर ले लेते हैं, डीए हो जाएगा। ये एलएचएस हो गया। और आरएचएस में क्यू एनक्लोज्ड, अगेन एनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों इसमें आप एलएचएस को बहुत इजीली, आप एलएचएस को ऐसे लिख सकते हो, E इंटू 4πr²। अब बच्चों चैलेंज जो आएगा वो क्यू एनक्लोज्ड निकालने में आएगा। अब क्या होगा कि यहां पर एनक्लोज चार्ज निकालना है इस गॉसियन सरफेस पे। तो बच्चों इसको क्या करेंगे, हमारा टारगेट इसको निकालने का है। तो हम बोलते हैं कि एक ना चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। चार्ज डेंसिटी क्या होगी, रो करके चार्ज डेंसिटी है, और उसको बोलेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना होता है, 4/3πr। ये क्या हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर। अगर ये हमने निकाल ली, ये क्या होगा, ये यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी कि ये कांस्टेंट होनी चाहिए चार्ज डेंसिटी। ऐसा नहीं है कि कहीं पर डेंसिटी ज्यादा है कहीं पर कम है। यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसकी चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होती है बच्चों। अब हमने क्या किया, ये पूरी की चार्ज डेंसिटी निकाल ली और हमने सिर्फ इतने वॉल्यूम का हमने चार्ज निकालना होगा। इतने वॉल्यूम का चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस चार्ज डेंसिटी से अपना वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको क्यू एनक्लोज्ड बोल दो, क्यू एनक्लोज्ड बराबर ये चार्ज डेंसिटी रो और वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस क्या होता है बच्चे, 4/3π। अब आर की जगह आपका क्या आ जाएगा, स्मॉल आर क्यूब आ जाएगा। अब क्या करोगे आप, रो की वैल्यू रख दोगे तो क्यू एनक्लोज्ड आ जाएगा। ये मैंने अलग से बना रहा हूं, क्यू एनक्लोज्ड। क्यू एनक्लोज्ड निकालने के लिए आप क्या करोगे, रो की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, Q/4/3πr³। ये कैपिटल आर हो जाएगा, ये रो की वैल्यू आ गई है, यानी कि चार्ज डेंसिटी। इससे हम गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। अब आप इसको बड़ी इजीली देखो, 4π को कैंसिल कर पाएंगे। तो अब बहुत अच्छे से आपके पास ये वैल्यू आ गई है, दैट इज Q स्मॉल r क्यूब ओवर कैपिटल R क्यूब। ये बच्चों लिख सकते हैं।
ये Q एनक्लोज्ड आ गया है। तो अब हम फिर अपने यहां तक आ चुके थे। इस स्टेप के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप अगर हम करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने थोड़ा सा एरो बना के दिखा देता हूं। ये स्टेप हम कर रहे हैं E इंटू 4πr², इसमें स्मॉल आ रहा है, Q एनक्लोज की वैल्यू हमारी Q r³ बाई r³ है। अब बच्चों आप दोनों तरफ देख सकते हो कि यहां r² है और यहां r³ है। इसको हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसको निकालने के लिए Q r³ और 4π, अच्छा Q एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट भी बच्चों होता है, ये एप्सिलॉन नॉट हम भूल गए थे, ये लिख दिया हमने, ठीक है। r³ एक टर्म था और ये एक r² भी आएगा जो 4πr² के साथ रहेगा। अब आप इसको कैंसिल करोगे r² को, तो यू विल गेट QR ओवर 4π एप्सिलॉन नॉट ओवर r³, ये एक्सप्रेशन आएगा। यानी कि आप इसको लिख सकते हो KQ R ओवर r³, और आप ये देख रहे हो ये ब्रैकेट के अंदर जो मैं बंद कर रहा हूं ये कांस्टेंट है, यानी कि इसमें ये बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ई आर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये हमें पता चल गया। तो हमने क्या किया, आउटसाइड पॉइंट के लिए भी निकाल लिया और इनसाइड पॉइंट के लिए भी निकाल लिया। बच्चों ये रिजल्ट याद रखना आप, ठीक है। जेई वाले बच्चों को तो डेरिवेशन भी याद होना चाहिए और नीट वाले बच्चों को रिजल्ट होना चाहिए। अब फटाफट से क्या करते हैं, हम इनका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बना देते हैं एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। एक्स एक्सिस पे हम क्या करेंगे, अगेन हम आर ड्रॉ करेंगे, आर, और वाई एक्सिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे। अब आप देख सकते हो कि आर, भाई हम यहां पर लिख देते हैं आर इक्वल टू कैपिटल आर। आर में क्या होगा, 0 टू आर में, 0 टू आर में ये लीनियर जाएगा, प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, ऐसे जाएगा है, और इसके बाद ऐसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा, यानी कि ये कुछ ऐसा करके आपका ये बिल्कुल जैसा हमने पॉइंट चार्ज के लिए और शेल के लिए बात करता है, चार्ज शेल के लिए। तो यहां पर E कैसा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², और इस पोर्शन में E इज प्रोपोर्शनल टू R। आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R लिख सकते हो। तो आप देख रहे हो 0 टू R में, यानी कि 0 टू R में आपका प्रोपोर्शनल टू R हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और R के बाद ये डिक्रीज हो रहा है। तो ये मैक्सिमम कहां पर है बच्चों, R इक्वल टू R पर, और ये मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगी वो इसको भी आपको पता होना चाहिए, ये होगी KQ बाय R²। ये वैल्यू E की मैक्सिमम होगी एट द सरफेस। अब ये डिक्रीज करता जाएगा। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा, पहले लीनियर है और फिर यहां आप देख सकते हो कि सेंटर पर, यानी कि सॉलिड के सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। तो ये ग्राफ भी हमें पता होना चाहिए, ये किसके लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर फॉर चार्ज स्फीयर के लिए। तो ये ग्राफ भी हमें बहुत अच्छी तरह आना चाहिए, एकदम पता होना चाहिए।